Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about postmodern age. postmodern age के बारे में डिस्कस करेंगे. ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का लास्ट पार्ट है. इस वीडियो के साथ हमारा जो सीरीज़ हमने शुरू की थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, वो कंप्लीट हो जाएगी. हमने एक एक एज को बहुत डिटेल से किया है, तो इसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, आप देख सकते हो. तो शुरू करती हैं. पोस्ट मॉडर्न एज. पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर. आफ्टर मतलब बाद में, जो बाद में आया. ठीक है. पोस्ट मॉडर्न का मतलब क्या हो गया? जो मॉडर्न के बाद में आया, उस पीरियड को हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते हैं. ठीक है. तो आज हम पोस्ट मॉडर्न एज को ही देखेंगे. पोस्ट मॉडर्न एज में क्या क्या होता है? एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1945. हमें पता है कि 1942 वर्ल्ड वॉर हुई है. हमें पता है एक तो 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी. और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी और वो हुई थी 1945 को एंड हुई थी. तो एंड होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद भी ना इस संसार में, दुनिया में, वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं आती. अमेरिका थ्रोन एटम बॉम्ब ऑन जापान. तो अमेरिका है, यूएसए है, वो क्या है जी, क्या करता है? अमेरिका बॉम्ब फेंक देता है जापान के ऊपर. कहाँ पे फेंकता है ये? जापान के 2 सिटीज़ हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी. वहाँ पे ये अब बॉम्ब फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है. तो वॉर का ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान को ही इसका झेलना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया गया था. एवरी कंट्री हैव टू सफ़र. वॉर की वजह से हर एक कंट्री को सफ़र करना पड़ रहा था. इसके बाद क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं होती, मैं बता चुकी हूँ आपको. फिर भी कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है भाई. कोल्ड वॉर यानी कि एक दूसरे को सिर्फ वर्बली ही बोल रहे हैं, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. तो ये किस किस के बीच में हो रही थी कोल्ड वॉर? ये अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के बीच में हो रही थी. तो ये पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. तो एक ग्रुप तो ऐसा बन गया था जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, और एक ऐसा ग्रुप था जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था. और इनके आइडियोलॉजिकल भी डिफरेंस थे. जो अमेरिका है वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है, और ये कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन सपोर्ट करती हैं. ये इनकी आइडियोलॉजी है. मगर इंडिया भी, आपको पता है 1945 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ. 1947 में हमें यानी कि इंडियंस को फ्रीडम मिलती है ब्रिटिशर्स से. तो अब इंडिया को भी सारी दुनिया ने क्या है जी, 2 ग्रुप बने हुए थे वर्ल्ड के. तो किसी न किसी ग्रुप का यानी कि जहाँ तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, जहाँ सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था. मगर जो हमारा इंडिया है, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाई, यानी कि वो किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने. दैट्स वाई, यानी कि वो किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, तो अलग रहेंगे. उसको नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं. ओके. इस एज में क्या होता है? पोस्ट मॉडर्न एज में जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था वो डिक्लाइन हो गया. पहले ब्रिटिश का कितना ज़्यादा बोलबाला था, ब्रिटिश ही राज कर रहे थे, ब्रिटिशर ही राज कर रहे थे, उनकी पास ही पावर थी, उन्होंने ही कॉलोनीज बनाई हुई थी. मगर पोस्ट मॉडर्न एज में ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाता है. यूएसए अब डोमिनेंट बन जाता है वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिकल एंड कल्चरल फोर्स के ज़रिए. यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो हमने बात की कि डिक्लाइन हो गया है इस एज में, पोस्ट मॉडर्न एज में ब्रिटिश का.
इंग्लिश लिटरेचर नाउ नॉट लिमिटेड टू ब्रिटेन। अब क्या है जी, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, तो क्या हुआ, तो इंग्लिश लिटरेचर अब ब्रिटेन तक सीमित नहीं था, अब ये पॉपुलर हो गया था, इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलर हो गई थी, बहुत पॉपुलर हो गई थी। और भी कंट्रीज़ हैं, उस और कंट्रीज़ में भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो कॉलोनलिज्म भी डिक्लाइन हो रहा था, यानी कि जो कॉलोनीज़ बनाई हुई थी वो फ्री हो रही थी, वो जो कॉलोनीज़ थी जो वो फ्रीडम मिल गया था उनको। उसके बाद जो उस कंट्रीज़ के जो राइटर हैं वर्क प्रोड्यूस कर रहे थे इंग्लिश में, उसको कॉमनवेल्थ लिटरेचर बोला जाता है। In this age, the text is not read as writer wrote। तो इस एज में नज़रिया बदल गया था किसका, जैसे पहले क्या था, तो ये पहले क्या था, टेक्स्ट लिखा जाता था, जैसा राइटर दिखाना चाहता है बस रीडर वैसा ही देखता है, ठीक है। मगर इस एज में क्या होता है, रीडर स्टार्ट टू इंटरप्रिटेशन इन अ टेक्स्ट। तो इस एज में ऐसा माने जाना लगा कि जो टेक्स्ट है ना, जैसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा राइटर ने लिखा है वो रीडर है उसको वैसा ही समझेगा, वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है टेक्स्ट में। रोनाल्ड बार्थस हैं, उन्होंने बोला है द ऑथर इज़ ऑलरेडी डेड। तो वो ये भी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऑथर ने तो एक बार टेक्स्ट लिख दिया तो वो डेड है, तो उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन रीडर, वो कैसे उसको ग्रैब करता है, कैसे वो उसको समझता है उस टेक्स्ट को। ओके, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में क्या डिफरेंस है। मॉडर्निटी में क्या देखते हैं, और कम्युनिकेशन रिक्वायर्स 3 कंपोनेंट्स। मॉडर्निटी में हमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो सबसे पहला है कम्युनिकेशन में, वो है मॉडर्निटी में माना जाता था ऑथर को, देन टेक्स्ट, देन रीडर। मगर वो होता क्या है, ऑथर क्या करता है, टेक्स्ट लिखता है और उस टेक्स्ट को क्या है जी, रीडर पढ़ता है। तो टेक्स्ट बीच में है, बीच में आ जाता है टेक्स्ट है जी, जैसा ऑथर लिखता है रीडर वैसा पढ़ता है। मगर पोस्ट मॉडर्निटी में क्या हो गया, एवरी इंडिविजुअल इज बोथ अ रीडर एंड एन ऑथर। तो इस पोस्ट मॉडर्निटी में हर एक इंडिविजुअल क्या है जी, रीडर भी है और ऑथर भी है। अब टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट एक टेक्स्ट है कोई भी वर्क है, तो वो जो पढ़ने वाला है वो ऑथर भी हो सकता है और रीडर भी हो सकता है। ओके, अब हमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, वो टेक्स्ट के ऊपर नहीं है, पहले टेक्स्ट के ऊपर था, अब ऑथर और रीडर के ऊपर है। ओके, अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न के बारे में। प्री मॉडर्न मतलब पहले, मॉडर्न एज से पहले। इसमें क्या होता था, इसमें किस टाइप का लिटरेचर लिखा जाता था प्री मॉडर्न में। इस एज का जो लिटरेचर था, इसमें इस टाइप का लिटरेचर लिखा जाता था। इस एज में ऐसा दिखाया जाता था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट करते थे। लिटरेचर में ऐसा ही दिखाया जाता था, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज गॉड्स विल। वो ऐसे ही दिखाते थे कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करते थे प्री मॉडर्न में। ओके, मॉडर्न एज में क्या होता है, तो लिटरेचर में क्या क्या बताया गया है, अब वो बोलते हैं अगर हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। मॉडर्न एज में ऐसा लिटरेचर है। और उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में तो सिर्फ ऐसा ही बताया गया है, भाई यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बताई गई हैं। पोस्ट मॉडर्न का जो लिटरेचर है, इसकी एग्जाम्पल है वेटिंग फॉर गॉडॉट। ये जो वेटिंग फॉर गॉडॉट है, ये कि एब्सर्ड ड्रामा है। ओके, एब्सर्ड ड्रामा यानी कि जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे।
द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1950s में ये हुआ था, हमने बात की थी ना 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुआ था। यानी कि अब क्या हुआ, वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। दे हैव नो सोल्यूशन, उनके पास कुछ भी सोल्यूशन नहीं है इन प्रॉब्लम्स का, उनको समझ में नहीं आ रही करें तो क्या किया जाए इस ज़िंदगी में। सेम ड्रामाज आर कन्फ्यूज्ड, जैसी ज़िंदगी है वैसा ही वो ड्रामाज में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी जैसे कन्फ्यूज्ड है वैसे ही ड्रामाज कन्फ्यूज्ड हैं, इनका कोई भी प्लॉट नहीं होता। ड्रामा जो एब्सर्ड ड्रामाज हैं उनका कोई भी प्लॉट नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक बुक लिखी थी 1961 में मार्टिन एस्लिन ने। मार्टिन एस्लिन स्टडी सैमुअल बेकेट, उन्होंने सैमुअल बेकेट का वर्क रीड किया था, ओके। देन उसके बाद इन्होंने एब्सर्ड ड्रामा टर्म को कॉइन किया था। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो 1950 में आया था, इस मूवमेंट बोल सकते हैं, इस टर्म को बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस किया था सैमुअल बेकेट ने। इसका हम कह सकते हैं ये भी इस थिएटर के अंडर ही आते हैं। सैमुअल बेकेट 1906 में इनका बर्थ हुआ, 1989 में इनकी डेथ हुई। ये एक आयरिश प्ले राइट हैं, इनका बर्थ आयरलैंड में हुआ और देन ये फ्रांस की तरफ मूव कर जाते हैं। और ये जेम्स जॉयसी के असिस्टेंट भी थे। जेम्स जॉयसी के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको मॉडर्न एज में, ठीक है। जेम्स जॉयसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज़ करते थे। और इनके फेमस वर्क है सैमुअल बेकेट का फेमस वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट, ओके। ये इनकी लाइफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सैमुअल बेकेट की लाइफ को, बिफोर वेटिंग फॉर गोडोट एंड आफ्टर वेटिंग फॉर गोडोट। क्यों? क्योंकि इस वर्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में भी और सैमुअल बेकेट की लाइफ में भी। इसीलिए इस वर्क की वजह से उनकी लाइफ को ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर वेटिंग फॉर गोडोट एंड आफ्टर वेटिंग फॉर गोडोट। आफ्टर वेटिंग फॉर गोडोट इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए लिटरेचर में, राइटिंग में। इन्होंने और भी एक प्ले लिखा था ब्रेथ नाम का, और ये जो प्ले है ये प्ले जब इसको परफॉर्म किया जाता है ना ब्रेथ को, तो ये प्ले परफॉर्मिंग में पता कितना टाइम लेगा, ओनली 35 सेकेंड्स, ओके। ये न्यू एक्सपेरिमेंट किए थे सैमुअल बेकेट ने। और इन्होंने 3 फुल लेंथ प्लेज भी लिखे थे, वो हैं वेटिंग फॉर गोडोट, ये एक प्ले ही है, एंड गेम्स एंड हैप्पी डेज। He want to create in his work strangeness। जो सैमुअल बेकेट हैं वो अपने वर्क्स में स्ट्रेंजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ऑल्दो इंग्लिश वॉज हिज मदर लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश उनकी मदर लैंग्वेज है मगर वो फिर भी इंग्लिश में नहीं लिखते, वो फ्रेंच में लिखते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंजनेस लेकर आना चाहते हैं अपने वर्क्स में, दैट्स वाई, ओके। इसीलिए जो वेटिंग फॉर गोडोट है, ये जो वर्क है इन्होंने फ्रेंच में लिखा था, बाद में इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था अपना ये वर्क। आगे द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंडर ही हैरोल्ड पिंटर आते हैं। इन्होंने भी एब्सर्ड ड्रामाज लिखे हैं। हैरोल्ड पिंटर 1930 में बर्थ हुआ, 2008 में इनकी डेथ हुई। सैमुअल बेकेट एंड हैरोल्ड पिंटर नेवर ट्राई टू गिव एनी सॉल्यूशन इन देयर वर्क्स। सिर्फ ये प्रॉब्लम्स ही दिखाते हैं अपने वर्क्स में। मैंने बात की थी ना, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ऐसा ही है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बताई गई हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया गया। तो सैमुअल बेकेट एंड हैरोल्ड पिंटर का जो वर्क्स हैं उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कोई भी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन, ट्राई भी नहीं किया उन्होंने अपने वर्क्स में, बट रिप्रेजेंट प्रॉब्लम विद मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लेक्सिटी से ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क्स के थ्रू। एक टर्म है हाइपर रियलिटी।
ये जो टर्म है दिस इज अ कॉइन्ड बाय जीन बॉड्रियाल्ड। वो बोलते हैं ही सेड टेक्नोलॉजी बिकमिंग मोर एडवांस सॉफ्टवेयर शोज टू आस नॉट इन रियलिटी। तो वो बोलते हैं टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा वास्ट मतलब हो गए हैं कि जो रियलिटी में नहीं है तो हम उस पे भी यकीन करने लग जाते हैं। जैसे टॉम एंड जेरी हैं और भी बहुत सारे चल गए हैं, जैसे भीम है, छोटा भीम है, बच्चे देखते हैं, है ना, तो वो हमें लगता है भी छोटा भीम है, मगर एक्चुअल में कोई भी भीम नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक्चुअल में चीज़ एग्जिस्ट करती है, मगर एक्चुअल में वो नहीं होती चीज़, सचमुच में नहीं होती, मगर हमें फील होने लग जाता है कि वो होती है। टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर ली है, इस एडवांसमेंट को, इसी धोखे को ही उन्होंने हाइपर रियलिटी बताया है जीन बॉड्रियाल्ड ने। Okay, this is all about postmodern literature and writers. I hope you like this video. Thanks for listening me. God bless you and best of luck for your exams.